हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। एनसीईआरटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी 11th-12th से ही यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। तो वो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी एक तरीके से देखिए, अपना मॉडल टेस्ट पेपर आप इसको कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन आप लोग इन पेपर्स के थ्रू करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही लगे हैं। अगेन सारी एनसीईआरटी मतलब जो भी 11th और 12th की एनसीईआरटी है उन्हीं से क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, भौतिक भूगोल जो है उसमें पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, जीव मंडल हो गया। तो इनमें जो भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं, जो भी घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। इसमें पर्वत, नदी, जलवायु, मृदा, इन सभी की भौगोलिक संरचनाओं का विश्लेषण इसमें शामिल होता है। तो अगर हम कहें तो यहाँ आर्थिक ढांचा, समाज का विकास, मानव गतिविधियां, प्राकृतिक, बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण का ही अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल में कौन सा तत्व जलवायु के प्रकारों को प्रभावित करता है? तो देखिए, अगर कहें हम जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो सूर्य का विकिरण हो गया, आपके समुद्री धाराएं हो गई, और वायुमंडलीय जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं ये सारी इसमें आती हैं। तो राइट आंसर अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो इसकी सारी चीजें उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूर्य से जो ऊर्जा होती है वो तापमान यानी टेम्परेचर डिसाइड करता है। समुद्री धाराएं जो भी तटीय जलवायु होती है उसको नियंत्रित करती है। पवन जो होती है वो वायुदाब में और जो नमी होती है उसको निर्धारित करती है। तो वायुमंडलीय घटक वर्षा और मौसम संबंधी पैटर्न को प्रभावित करते रहते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को हिसाब से देखिए, जलवायु के प्रकार को प्रभावित करता है वायुमंडल, सूर्य का विकिरण और समुद्री धाराएं सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अध्ययन किसे बेहतर बनाने में मदद करता है? तो देखिए, मानव भूगोल जो है वो मानव के समुदाय हो गए, संस्कृति हो गई, उनकी अर्थव्यवस्था हो गई, जीवन शैली हो गई, इनके बीच में जो भी संबंध है उनका अध्ययन ये करता है। यानी कि समाज की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को समझना इसमें शामिल हो जाता है। यानी ये मानव व्यवहार के जो स्थानिक वितरण है उनको स्पष्ट रूप से ये क्लियर करता है। तो मानव पर्यावरण संबंधों को समझने में ये मदद करता है। राइट आंसर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत महाविस्फोटक या बिग बैंग थ्योरी जो हो सिद्धांत है वो माना गया है, बिल्कुल माना गया है। देखिए, बिग बैंग जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में एकदम क्लियर दिया गया है 11th क्लास में। इनके अनुसार ये कहा गया है कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था कि ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म गोले के रूप में ये दर्शाया गया था कि गर्म बिंदु से ये विस्तारित हुआ है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने था? तो बेल्जियम के वैज्ञानिक और पादरी भी मानते हैं उनको, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है, लेमेत्रे, ठीक है। तो इनके द्वारा किया गया था, जिसमें आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान को इन्होंने आधार बनाया था। तो ये भी एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत की थी? तो देखिए, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत जो प्रस्तुत की थी वो की थी 1796 में इन्होंने जो है ये प्रस्तुत की थी। और उन्होंने ये बताया था कि सौरमंडल की उत्पत्ति जो है एक विशाल घूर्णनशील गैसीय निहारिका से हुई है, और समय के साथ साथ में निहारिका जो है वो ठंडी होकर क्या हो गई, सिकुड़ती जा रही है।
है ना। तो उससे जो है वो ग्रह और उपग्रह और जो भी अन्य पिंड है वो भी क्या हो रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, है ना। सॉरी, पिंड क्या होते हैं, निर्मित होते जा रहे हैं। सिकुड़ती क्या जा रही है, निहारिका जो है वो सिकुड़, निहारिका क्या है, तारों का झुंड हो जो होता है। ये सिद्धांत जो है वो कांट के विचारों ने, जो विचार थे उनको संशोधित रूप में किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कांट ने दिया था, फिर लाप्लास ने जो है इसमें क्या किया था, संशोधित रूप प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, मेंटल की गहराई क्या है। क्रोड, मेंटल और कोर सभी को पता है। मेंटल पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे जो मोहो जो असम्मतता है ना, उससे लगभग अगर देखिए ऐसे आप ये बनाते हैं तो 2900 किलोमीटर के लगभग जो है आपकी गहराई पर फैला हुआ है क्या, क्रस्ट, ठीक है। तो मेंटल आपकी पृथ्वी की लगभग, अगर सॉरी मेंटल का है 2900 किलोमीटर, तो मेंटल की गहराई अगर देखिए तो 2900 किलोमीटर की, यानी पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग पर यहाँ पर मेंटल, ऊपर आपकी भूप्रपटी आ जाएगा, मेंटल आ जाएगा और नीचे यहाँ पर कोर आ जाती है। कोर का 6100 कुछ किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर पे आपके मेंटल है। अगर हम देखें कि पृथ्वी का जो ये मेंटल है, मध्यवर्ती भाग है, उसका ऊपरी हिस्सा जिसको दुर्बलता मंडल कहते हैं, तो ये जो है आपके दुर्बलता मंडल, ये मेंटल और के ऊपर जो है वो पाया जाता है। मेंटल उच्च तापमान और दाब के कारण यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की यानी विशेषताएं देखने को मिलती है कि ये द्रव अवस्था में है, ऊपर तैर रहा है, ऐसा कहा गया है। दुर्बलता मंडल है ना, तो ये ध्यान में रखना है। मेंटल की गहराई लगभग 2900 किलोमीटर के लगभग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोह असंबंध अलग करती है। देखिए ये असंबंधताएं आपको ध्यान में रखनी है। मोहरो हो गई, गुटेनबर्ग हो गई, रैपिडी हो गई, तो ये सारी आपको ध्यान में रखना है। मोह असंबंधता किसके बीच पाई जाती है, तो देखिए मोह असंबंधता पृथ्वी की जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो पाई जाती है वो क्या है, आपकी मोह असंबंधता है। इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, तो 1909 ईस्वी में जो है एंड्रियो मोहोरोविचिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये है जो है यहाँ पर क्या होता है, भूकंपीय तरंगों की गति में चेंजेस देखने को मिलता है। दोनों परतों की संरचनाओं में जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलते हैं। तो ये महाद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग अगर देखें तो 35 किलोमीटर और समुद्री क्षेत्रों में 708 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये बताना है मोह असंबंधता आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा गया है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत जहां हम रहते हैं तो उसे कहते हैं भूपरपट्टी। भूपरपट्टी कहते हैं इसको। इसकी औसत मोटाई अगर देखें तो 30 से 35 किलोमीटर होती है और महासागरीय भूपरपट्टी लगभग अगर देखें तो 5 किलोमीटर और महाद्वीपीय भूपरपट्टी उससे भी ज़्यादा मोटी होती है। इसके अलावा उसके नीचे क्या होते हैं, मेंटल आता है जिसकी सघनता अगर देखें तो उससे भी ज़्यादा होती है। और इसके बाद में लास्ट में जब नीचे नीचे आते हैं तो क्रोड आ जाता है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, भूपरपट्टी को और किस नाम से जानते हैं, क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है। तो हिंद महासागर में बहुत सारी धाराएं पाई जाती हैं। इन धाराओं में अगर देखें हम कैनारी, मोजाम्बिक, अगुलहास या पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, तो देखिए आपके हिंद महासागर में बहुत सारी धाराएं देखने को मिलती हैं। इसमें दक्षिणी विषुवत की धाराएं हो गई, मोजाम्बिक की धारा हो गई, अगुलहास की धारा हो गई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ग्रीष्म और शीतकालीन मानसून प्रवाही, सारी इसमें शामिल होती हैं। इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है वो ठंडी जलधारा मानी जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ठंडी धारा हमसे पूछा है तो ठंडी धारा ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है वो ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। कौन सी ठंडी धाराएं हैं, तो ठंडी धाराएं, गर्म जल धाराएं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए आपकी ठंडी जल धाराओं में आपकी लैब्राडोर हो गया और या शिवा हो गया, वेंगुला की धारा हो गई, या आपकी कौन सी हो गई, ठंडी जल धारा हो गई, है ना। यानी कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों से क्या करती है, ठंडा जल लेकर के निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ती है, जिससे तटीय जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ठंडी धाराएं हैं। तो आपके राइट आंसर अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो लैब्राडोर,
लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, ओयाशिवा और बेंगुलेक की धारा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अलास्का किस में नहीं है, तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपके दिया गया है। अगर और ठंडी धाराएं देखें तो कैलिफोर्निया की हो गई, फॉकलैंड की हो गई, ये अंटार्कटिका की धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कायांतरित शैल के बारे में ए और बी कथनों पर और सी कथनों पर आपको विचार करना है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। आग्नेय और अवसादी शैल जो है उच्च ताप और दाब प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो बिल्कुल सही है। जो आग्नेय शैल हैं, अवसादी शैल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ताप और दाब के कारण ये कायांतरित जो चट्टानें होती हैं उनमें चेंज हो जाती हैं। सही है। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाती हैं। तो देखिए, अगर हम देखें अत्यधिक ताप और दाब के मिलने से ये जो शिलाएं हैं वो पिघल जाती है और पिघल करके ये क्या बनाती हैं, मैग्मा बनाती हैं। ठीक है, जैसे आग्नेय और अवसादी चट्टानों में जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, दाब और ताप बढ़ने के कारण कायांतरित चट्टानों में चेंज हो जाती हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण हम संगमरमर को देख सकते हैं। ठीक है, वहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है संगमरमर कायांतरित शैल है। तो देखिए, ये कहें कि संगमरमर, बिल्कुल संगमरमर एक कायांतरित, क्योंकि आग्नेय और अवसादी शैल के चेंज होने से ही कायांतरित शैल चेंज हो जाती हैं। तो संगमरमर इसका बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो अगर हम इसमें देखें तो सारे ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिए गए हैं, ए, बी और सी सभी क्या हैं, सही उत्तर हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोरिंग फोर्टीज गरजती चालीसा शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए। तो देखिए, पछुआ पवने जो होती हैं, पश्चिमी पछुआ पवने, उसमें 40, 50 और 60 डिग्री जो है वहां पर इनको नाम दिया गया है। तो 40 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो पश्चिमी पछुआ पवने चलती हैं वो बहुत ज्यादा अपने साथ वेग में बहती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, भूमि कम है, भूमि कम है, वहां पर पानी ज्यादा है, इस कारण इनकी गति तूफानी की जैसे हो जाती है। तो अगर हम नाविकों द्वारा सुनी जाने वाली तूफानी आवाजें 40 से 60 डिग्री के बीच में क्या कहा गया है, इनके लिए यूज किया गया है। सशक्त समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोटों की ऊंची आवाजें, या फिर सशक्त समुद्री ज्वार तरंगे, या सशक्त समुद्री 40 डिग्री 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य में। बिल्कुल 40 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में ये पाई जाती हैं, जिसमें आपके रोरिंग फोर्टीज हो गया, यानी कि आपकी गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखती 60, ये 3 पवने यहाँ पर पाई जाती हैं 40 से 60 डिग्री के बीच में। 50 डिग्री प्रचंड 50 जिसको बोलते हैं, जिसको फ्यूरियस 50s कहते हैं, और 60 को आपके स्क्रीमिंग 60s यानी कि चीखती 60 कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, डॉक्टर पवन के नाम से जिसको हम जानते हैं वो है हरमटान की पवन। हरमटान जो है वो सहारा क्षेत्र के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती है। ये बहुत ज्यादा शुष्क और गर्म होती है, और ये जो हरमटान पवन है ये गिनी के तट पर पहुंचती है। गिनी के तट पर वहां ठंड होती है और ये गर्म होती है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड कहा जाता है, डॉक्टर पवन कहा जाता है। किसको, हरमटान को, गिनी के तट के पर ये बहुत ही उनके लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी स्तर की उष्णकटिबंधीय लहरों जिसे जेट स्ट्रीम के संबंध में कौन सा कथन सही यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम जो है वो ऊपरी क्षोभमंडलीय सीमा के पास में बहुत ही तेज गति से चलने वाली एक वायुधारा है, जिसकी शक्ति जो है वो शीतकाल में क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और ध्रुवीय जो जेट होते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा सशक्त होते हैं, जबकि गर्मियों में इनकी तीव्रता जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो सही नहीं है पूछा है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। ये 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर तरंग पथ का अनुसरण करती है, बिल्कुल करती है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला तो आपका सही हो जाएगा। उच्च वेग वायु का संकीर्ण बैंड है, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था। जेट स्ट्रीम आमतौर पर लंबी दूरी पर निरंतर होती हैं, तो ये भी एकदम आपका सही है। गर्मियों में ध्रुवीय सिरों पर जेट अधिकतम
शक्ति में होती हैं। तो देखिए जो जेट होती है वो गर्मियों में नहीं सर्दियों में अधिक सशक्त होती हैं। तो राइट आंसर अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्तर पर आकस्मिक और चरम पर्यावरणीय बदलाव का उदाहरण क्या है। तो देखिए अगर हम कहें कि आपके जो स्थानीय स्तर हैं और उस पे आकस्मिक और चरम पर्यावरणीय जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उसका प्रमुख कारण आपके कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हैरिकेन। हैरिकेन यानी प्रभंजन जिसको बोलते हैं। हैरिकेन आपका जो है वो पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र का बहुत ही अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये क्या है, एक चक्रवात है। ठीक है, हैरिकेन होगा, टाइफून हो गए, तो ये चक्रवात है। और जो स्थानीय स्तर पर इसमें बहुत ज़्यादा तीव्र और अचानक पर्यावरणीय चेंजेस ये लाता है। बहुत तेज पवन चलती है, भारी वर्षा होती है, ज्वारी लहरें होती हैं, इसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। तो हैरिकेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। वायु दाब के बारे में कहा जा रहा है कि निम्न दाब साफ मौसम से जुड़ा हुआ होता है। सही कथन पूछा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम कहें वायु दाब के बारे में, वायु का प्रभाव सदैव क्या होता है, उच्च दाब से आपके निम्न दाब की ओर चलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको क्या कहा जाता है, पवन कहते हैं। समुद्री तल पर वायु दाब सबसे कम होता है। देखिए उच्च दाब सामान्यतः शुष्क और स्थिर मौसम से जुड़ा हुआ होता है और इसमें आपके निम्न दाब बादल और वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो समुद्री तल पर दाब सर्वाधिक पाया जाता है, न्यूनतम नहीं पाया जाता है। तो सही कथन यहाँ वायु दाब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। तो ये एकदम सही है। मैंने अभी आपको बताया था कि वायु का प्रभाव हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। तो राइट आंसर सही कथन नहीं पूछा, ये वाला सही है। उच्च दाब नम और मेघाच्छादित मौसम जो है वो देता है, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी करेक्ट आपका हो जाएगा कि वायु दाब जो है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगा। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा क्या कहलाती है। तो वायुमंडल में जल वाष्प की जो वास्तविक मात्रा है वो संघनन कहलाती है। यानी कि संघनन के द्वारा क्या होता है, आपके संघनन से यानी निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई आयतन में ये विद्यमान होती है और इसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें जो है आपके आर्द्रता का सर्वाधिक मेजर किया जाता है। यानी मौसम विज्ञान में अगर वायुमंडलीय नमी का प्रत्येक संकेत प्रदान करता है संघनन के द्वारा कि किस तरीके से जो है वो संघनन हो रहा है और कैसे जलवाष्प की वास्तविक मात्रा कितनी है वो संघनन के द्वारा पता चलती है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहा जाता है। देखिए चक्रवात आपको ध्यान में रखना है, अभी मैंने हैरिकेन आपको बताया था। अभी ये वाला चक्रवात जो है कि निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहा जाता है। इसे कहा जाता है टोर्नेडो को। टोर्नेडो चक्रवात को जो है वो भूमि की बजाय ये कहाँ पर चलता है, समुद्र हो गया, झील की सतह पर, वहां पर ये बनता है, जिसे वाटर स्पाउट या फिर जल स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक बहुत ही मतलब संकीर्ण रूप से घूमता हुआ एक फनल की जैसे होता है और इसमें आपके मेघपुंज बादल जो होते हैं उसमें पानी की सतह से ये जुड़ जाता है। तो टोर्नेडो जो है वो समुद्र पर जल स्तंभ या फिर आप उसको वाटर स्पाउट भी कह सकते हैं। जल स्तंभ यानी वाटर स्पाउट एक ही बात है। तो ये राइट आंसर यहाँ इसका टोर्नेडो हो जाएगा, टोर्नेडो चक्रवात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा देश है जहां पे सर्दियों में आपकी जो है वो बारिश आती है। तो ये बारिश आती है आपके नॉर्वे में। नॉर्वे के पश्चिम यूरोपीय क्षेत्र है, वहां पे पश्चिमी पवन पट्टी में बारिश होती है। यानी वर्ष भर वर्षा यहाँ पर होती ही रहती है। यहाँ सर्दियों में पश्चिमी चक्रवात के कारण अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, बर्फ भी गिरती है। इसी कारण इसे वेस्टर्न यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्रेटर स्थलाकृति किसका परिणाम है। देखिए ये स्थलाकृतियों से क्वेश्चन भी डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। तो क्रेटर जो है वो आमतौर पर ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है, गोलाकार एक गड्ढे के रूप में बन जाता है। छोटा कर दूं मैं थोड़ा, क्रेटर पूछा है आपसे।
ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनता है, पहले तो मैंने आपको बता दिया। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है एक गोलाकार गड्ढे के रूप में हो जाता है, यानी विस्फोट प्रक्रिया होती है और इससे इसकी सतह जो है वो बनती है। कई बार उल्का पिंड के टकराने से बन जाती है, कई बार भूमि विस्फोट से बन जाती है। तो क्रेटर जो है वो एक मतलब एक पिंड के रूप में, आमतौर पर एक गोलाकार गड्ढे के रूप में होते हैं। भू आकृतिक जो विज्ञान है उसमें प्रमुख कारण इसका आपके ज्वालामुखी गतिविधि ही बताए गए हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच अगर देखें तो भू आकृति विज्ञान में उच्चावच को अगर देखें तो 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, प्रथम, सेकंड और थर्ड। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब फर्स्ट जो श्रेणी है उसमें उच्चावच पृथ्वी के सबसे बड़े स्थल रूप होते हैं, जिसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। प्रथम श्रेणी की पूछा आपसे, तो इसमें महाद्वीप और महासागर आपके आ जाएंगे, यानी वैश्विक पैमाने पर पृथ्वी की सतह की मूल संरचना इन्हीं से निर्धारित होती है, संरक्षित होती है। तो डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो भूकंप को दर्ज करने वाला जो उपकरण है वो है आपके कौन सा? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला सबसे बड़ा उपकरण है, यानी भूकंप की तीव्रता, उसकी उत्पत्ति का स्थान, उसका प्रभाव क्षेत्र, ये सारी जानकारी सिस्मोग्राफ के द्वारा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है? पूछा है यहाँ पर, कौन सी उत्तरदायी नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड तो है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कोई उत्तरदायी नहीं है आपके। तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो ओजोन बनने की प्रक्रिया है उससे बाधित करती है, परंतु ओजोन क्षरण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस घोषित किया था 16 सितंबर को। ठीक है, और इसके बाद में जो है ये आपके मनाया जाने लगा था, क्योंकि क्या हुआ था कि 1987 में ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले जो भी पदार्थ थे उनको नियंत्रण में लेने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और यहाँ पर जो है वो डिसाइड हुआ था। फिर 1994 यानी 16 सितंबर 1994 को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस घोषित कर दिया गया था, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो 1987 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है आपसे। समतापी प्रक्रम समान तापमान वाले स्थानों में शामिल होने वाली रेखाएं हैं, तो कौन सा कथन आपका सही है या गलत है? पूछा है, ठीक है, गलत है। ठीक है, तो आप पहला कह रहा है कि समतापी प्रक्रम समान तापमान वाले स्थानों में शामिल होने वाली रेखाएं हैं, तो समतापी प्रक्रम समान तापमान जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं, सही है। जनवरी में समतापी प्रक्रम महासागर के उत्तर में और दक्षिण में महाद्वीप के लिए विचलित हो जाते हैं, तो अगर हम इसको देखें तो ये भी एकदम सही है, यानी तापमान पर अक्षांश का जो है वो स्पष्ट रूप से प्रभाव होता है, यानी जनवरी में समुद्री प्रभाव के कारण प्रक्रम उत्तर में और महाद्वीपीय क्षेत्रों में जो है वो दक्षिण की ओर विचलित होता है, तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, समतापी प्रक्रम अक्षांशों के समांतर कम या ज्यादा होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में तापमान भिन्नता क्रमित होती है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तापमान की क्रमिक भिन्नता दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि उत्तरी गोलार्ध में, तो ये गलत उत्तर आपका हो जाएगा, या दक्षिणी गोलार्ध आता तो सही होता, तो गलत ही पूछा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी अगर देखें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर के लगभग है, और प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड गति से चलता है। इस हिसाब से अगर देखें तो उसको पहुंचने में जो है वो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, और ये ऑप्शन नंबर डी में आपके दिया गया है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है आपके सूर्य से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में।
वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वायुदाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर वायुदाब को मापने वाला उपकरण है। इसमें पारा जल हो गया, वायु हो गई, इसका यूज किया जाता है। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टोरिसेली के द्वारा इस आपके बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। यानी कि अगर बैरोमीटर में जो भी आपके पाठ्यांक होता है वो अचानक से अगर नीचे गिरता है तो उसे कहा जाता है आंधी आएगी, तूफान आएगा, उसकी संभावना बढ़ जाती है और इसलिए मौसम के पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है वो किससे अलग करता है? निकोबार द्वीप समूह से। तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपके निकोबार 5 डिग्री चैनल हो गया, या फिर आपके 10 डिग्री चैनल हो गया, या अरब सागर हो गया, या फिर आपके मन्नार की खाड़ी हो गया। तो देखिए इसमें जो आपके 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। एक बहुत ही प्रमुख जल मार्ग है। तो ये 10 डिग्री जो चैनल होता है वो आपके अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के आसपास स्थित है और दोनों द्वीप समूह को स्पष्ट रूप से ये अलग करता है। ये आपके 10 डिग्री चैनल है और ये अंडमान और ये निकोबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो सह्याद्री जो है वो एक ब्रोंचोत पर्वत का उदाहरण माना जाता है। सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट है ना, भारत के पश्चिमी तट पर जो भी पर्वत है श्रृंखला है वो सह्याद्री है, जिसे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, वैसे इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। ये मुख्यतः जो एक ब्लॉक माउंटेन होते हैं ना, ब्रंचोत पर्वत जिसको बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, तो वो है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग जो है वो ज्यादा ऊंचा है और भू आकृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा प्राचीन है। तो ये इसलिए ये कौन सा हो गया? ब्लॉक माउंटेन या ब्रंचोत पर्वत हो जाएगा। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो गोंडवाना भूभाग से संबंधित अगर देखें तो दक्कन का पठार आपके जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ज्यादा प्राचीन माना जाता है। लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व का इसका माना जाता है, कार्बोनिफेरस काल में। तो एक विशाल गोंडवाना भूभाग का ये हिस्सा था दक्कन का पठार। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद में क्रिटेशियस काल में जो है वो बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए, इससे दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है और इस क्षेत्र में बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं दक्कन के पठार की। अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कितना डीपली क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए छोटा करने पे, अच्छा ठीक है। पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों को अगर व्यवस्थित करें तो दक्षिण क्रम से अगर पहले देखें तो दक्षिण क्रम से पहले पटकोई भूम आती है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है, उसके बाद में नागा पहाड़ियाँ स्थित हैं, उसके बाद में बेरिल जो श्रेणी है वो आती है, मणिपुर की पहाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद दक्षिण में मिंजो और लुशाई पहाड़ियाँ आती हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले आपकी आएगी पटकोई, पटकोई के बाद में नागा आएगी, नागा के बाद में बेरिल आएगी और लास्ट में आपकी मिजो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। सबसे दक्षिण में अगर देखें तो वो है मिजो लुसाई की पहाड़ियाँ। राइट आंसर यहाँ 2, 3, 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है आपका। द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो द्वार स्थलाकृति के लिए पर्वत और मैदान से मिलने वाले क्षेत्र में जो भी संकीर्ण उपजाऊ घाटियां होती हैं वो द्वार होती हैं। द्वार या द्वार मुख्य रूप से सिक्किम हो गया, हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र घाटी हो गई, असम वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपके कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हिमालय। ठीक है, कौन से हिमालय में पाई जाती है द्वार स्थलाकृतियां? तो सिक्किम हिमालय में ये पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। प्रसिद्ध स्थान और एक तरफ उनकी नदियां दी गई हैं।
ठीक है, कहाँ से कौन सी नदी अब जो है वो आती है। तो चंद्रभागा नदी पंढरपुर नदी के तट पर स्थित है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रभागा। ठीक है, तिरुचिल्लापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे पर है, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। हम्पी जो है वो मालाप्रभा नदी, देखिए ये गलत हो जाएगा, हम्पी मालाप्रभा नदी नहीं बल्कि कौन सी, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? कौन सा कारक है? जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायु दाब स्थापित होता है, या फिर मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है। तो देखिए, अगर हम देखें कि दक्षिणी गोलार्ध में मार्च अप्रैल के दौरान चिली और अर्जेंटीना है, उसके ऊपर मतलब बहुत ही उच्च वायु दाब से व्यापारिक हवाओं का जो है वो प्रभाव होता है। तो आगे चलकर ये ICTZ की स्थिति पैदा करती हैं, दक्षिणी पश्चिम मानसून की तीव्रता पर जो है ये प्रभाव डालती है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मार्च अप्रैल में चिली और अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापन किसके कारण होता है? तो वैश्विक तापन जो होता है वो किसके कारण हो जाएगा? ग्रीन, बहुत ही मतलब कई बार पूछा गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वैश्विक तापन का मुख्य कारण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, इनकी जो भी मात्रा है जो वो बढ़ जाती है, तो ये आपके वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये गैसें सूर्य की ऊष्मा को बाहर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे तापमान लगातार क्या होगा, बढ़ता रहेगा और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इससे ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे लवणीय सागर आपके मृत सागर हो जाएगा। बहुत ज्यादा लवणीय है, जिसकी लवणता सामान्य समुद्री जल से कई ज्यादा अधिक मतलब कई गुना ही ज्यादा होती है। ये इजराइल और जॉर्डन के मध्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक अगर देखें लैंडलॉक झील मानी जाती है ना, यानी बहुत ज्यादा लवणता के कारण इसमें जीवित प्राणी रहते ही नहीं, इतनी ज्यादा लवण है। तो व्यक्ति इसमें क्या होता है, लवणता ज्यादा, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आया है कि मृत सागर में लोग जो है वो कैसे तैरते, तो इसमें लवणता के कारण ही, क्योंकि यहाँ लवणता बहुत ज्यादा, इस वजह से व्यक्ति आसानी से इसमें तैर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागरों में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। महासागरों में पूछा है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 78% के लगभग। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अन्य बायोम की तुलना में पत्ती का कूड़ा तेजी से विघटित होता है और परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह पर अक्सर लगभग नंगी होती हैं। पेड़ों के अलावा वनस्पति मुख्य रूप से पौधे के रूप में बनती होती है, जो पेड़ों पर चढ़कर या पेड़ों की ऊपरी शाखाओं पर जड़ें जमाकर एपीफाइट्स के रूप में उगकर छतरी तक पहुंचती है। यह सबसे संभावित विवरण किसके बारे में ये कहा गया है? तो ये शुष्क पर्णपाती वन के बारे में, शंकुधारी वन के बारे में, मैंग्रोव वन या फिर उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट के बारे में कहा गया है। तो देखिए, ये जो इतनी सारी ये आपकी स्टोरी की जैसे आपको लग रहा है, ये सारी चीजें आपके उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट के बारे में ही कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उसमें तापमान ज्यादा होता है, नमी बहुत ज्यादा होती है और सूक्ष्म जीवों की अधिकता के कारण यहाँ पत्तियां जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से विघटित होती हैं, जिससे भूमि की सतह लगभग अगर देखी तो खाली ही रहती है। तो क्वेश्चन को आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो मैं उसको उसी को एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ। तो वहां पर पत्ते गिरते ही नहीं है ना, यानी कि जो सतह होती है भूमि की वो एकदम खाली रहती है। बहुत ज्यादा वृक्ष होते हैं यहाँ पर, बेलें एक दूसरे के ऐसे ऊपर चढ़ी होती हैं और छतरी के रूप में आकार में जैसे पेड़ होते हैं। तो अनेक तरीके की एपीफाइट्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो प्रकाश तक पहुंचने के लिए पेड़ों पर चढ़ते हैं, यानी वहां पर सूर्य की किरणें भी सीधी नहीं पहुंच पाती। तो ये है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन या उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट इनको कहा जाता है।
रेड पांडा का नाम सूची में सम्मिलित किया गया है? कौन सी सूची में रेड पांडा का नाम जो है वो सम्मिलित किया गया है? तो ये संकटापन्न प्रजाति के रूप में इसको जो है वो सूचीबद्ध किया गया है, जिसको IUCN या फिर एंडेंजर्ड जो होती हैं संकटापन्न श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत ही संवेदनशील प्रजाति है। WWF का प्रतीक चिन्ह है विशाल पांडा है, लेकिन रेड पांडा भी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रजाति में शामिल है। तो लगातार इसकी संख्या जो है वो घटती जा रही है, इसके कारण ये खतरे में है और इसे संकटापन्न प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिति आयोजित किया गया था। कहाँ पर ये आयोजित हुई थी? वन प्लेनेट समिति 11 जनवरी 2021 को। तो ये आयोजित हुई थी आपके कौन से शहर में? पेरिस में। पेरिस में इसका आयोजन हुआ था, जिसका महत्वपूर्ण अगर उद्देश्य देखें तो वैश्विक जैव विविधता संरक्षण का बढ़ावा देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीनों ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है वो कौन सा प्रदेश आपका हो जाएगा? तो देखिए, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो प्रदेश है वो है आपका कौन सा? त्रिपुरा। अगर उत्तर में देखें तो उत्तर में है, दक्षिण और पश्चिमी दिशा में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपके राइट आंसर ये कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। लगभग 84% सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश की सीमा करीब करीब 856 किलोमीटर है और त्रिपुरा के भारत में पड़ोसी राज्य और कौन से हो जाएंगे? असम हो जाएगा और कौन सा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिपुरा तीनों ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा है। भारत के अधिकांश भाग में से वर्षा होती है, कब होती है? भारत के अधिकांश भाग में से वर्षा मार्च से जून के बीच में, जून से सितंबर के बीच में होती है, या फिर आपके अगस्त से नवंबर के बीच में, या नवंबर से फरवरी के बीच में होती है। तो भारत की लगभग अगर देखें तो 70 से 75 वर्षा जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मिलती है। ठीक है, और ये जो होती है ये जून से सितंबर के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। ये मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाओं के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में ज़्यादा वर्षा लाता है, जिसे ये अवधि भारत का मुख्य वर्षा ऋतु बन जाती है जून से सितंबर के बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। संगमरमर उदाहरण है, अभी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था। संगमरमर जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, कायांतरित चट्टान उसका उदाहरण है। मुख्य रूप से चूना पत्थर और डोलोमाइट के चेंज करने से जो है वो संगमरमर का निर्माण होता है। यानी जो रूपांतरण है आग्नेय और अवसादी चट्टानों में, रूपांतरण के दौरान इसकी बनावट और ज़्यादा मतलब सघन हो जाती है, सटीक हो जाती है। तो संगमरमर अवसादी नहीं बल्कि कौन सा हो जाएगा? कायांतरित शैल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मोस्टली अगर देखें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा उच्च ताप हो गया, भारी वर्षा हो गई, बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो गई, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उत्तरी अंडमान में सदाबहार वन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जबकि निकोबार के बीच में यानी दक्षिणी भागों में देखें तो यहाँ पर वनस्पति जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मोस्टली ये पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट जो भारत में है वो है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता का देखिए, भारत में मोस्टली अगर देखें तो 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। एक आपका कौन सा हो गया? हिमालय हो गया, एक आपका हो गया पश्चिमी घाट हो गया, एक भारत बर्मा क्षेत्र हो गया, एक सुंदरवन हो गया। ठीक है, ये 4 जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट है, और इसमें पश्चिमी घाट जो है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा घने वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब परिस्थिति यहाँ पर पाई जाती हैं हॉटस्पॉट की। तो राइट आंसर यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। करेवास क्या है?
तो करेवास जो है वो मुख्य रूप से हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत या निक्षेप होती है, यानी कि कश्मीर घाटी में ये पाई जाती है। मोटी गोलाकार और एक तरीके से स्तरित मिट्टी की परतें, इसका निर्माण जो है वो हिमनदों से जो भी लाई गई भारी अवसादी सामग्री उससे होता है। तो ये चिकनी मिट्टी के जैसा होता है। तो कृषि मोस्टली अगर देखिए तो केसर के लिए करेवा की जो मिट्टी होती है उसमें केसर की फसल की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके कश्मीर घाटी में ज्यादा होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? तो ये मिट्टी होती है आपकी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, इसको क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, उसको उसमें ऊसर, रे, कलर, धूर, ये सभी स्थानीय नाम इसके जाने जाते हैं। और इन मिट्टियों में सोडियम लवणों की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। और अगर इसकी सतह देखें तो बहुत ज़्यादा कठोर होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी करेक्ट आपका हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में लचीलापन शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, आपदा प्रबंधन के संबंध में लचीलापन देखिए रहने वाले वातावरण के संदर्भ में संभावित नुकसान हो गया, या किसी व्यक्ति की स्थितियों को जो उसे नुकसान पहुंचाए जाने के लिए संभावना के लिए उजागर करती हैं, या आपदा के प्रभावों का विरोध करने के लिए एक समुदाय की क्षमता होती है, या ऐसी स्थिति में नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। देखिए, आपदा प्रबंधन में लचीलापन का मतलब होता है कि किसी समुदाय, किसी संस्था या किसी भी प्रणाली की जो क्षमता जिसके द्वारा वह आपदा के प्रभावों को सहन कर सके, उनसे उबर सके, उनके लिए जो स्थिति सामान्य स्थिति हो उसमें उन्हें लौटाया जा सके। इसमें तैयारी भी आ गई, प्रतिक्रिया भी आ गई, उन अनुकूलन क्षमता भी हो गई, पुनर्निर्माण का सामर्थ्य भी आ गई, सारी चीजें आ गई। तो अगर ऐसी स्थिति जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, ठीक है, तो आपका लचीलापन से मतलब होता है विरोध करने के लिए समुदाय की क्षमता नहीं, ऐसी जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, पहुंचाए संभावना के लिए उजागर करती है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी उपकरणों का उपयोग किसके करके मौसम की जानकारी का संग्रह एकत्रित करना एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपके द्वितीयक डेटा का, व्यापक डेटा का, तृतीयक डेटा का, या फिर आपके प्राथमिक डेटा का। तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब डेटा को मौसम संबंधी उपकरणों का उपयोग करके मौसम की जानकारी का संग्रह एकत्रित करना, तो ये आपका सीधा जो है ये आपके प्राथमिक डेटा से संबंधित होगा। यानी कि जब डेटा सीधा स्रोत जो भी सोर्सेज होते हैं उनसे स्वयं उपकरणों के द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो वो प्राथमिक डेटा के रूप में आता है। ये सीधा यहाँ पर यहाँ से यूज कर रहे हैं, जिसमें थर्मामीटर हो गया, रेन गेज हो गया, बैरोमीटर हो गया, इन सभी से मौसम संबंधी ये उपकरण है और इनसे जो है वो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो इसे प्राथमिक डेटा के नाम में रूप में जाना जाता है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो समशीतोष्णीय घास के मैदानों में जो निवास करने वाली जनजाति है वो है आपकी किर्गिज जनजाति। ये मध्य एशिया में समशीतोष्णीय जो घास के क्षेत्र हैं, स्टेपी क्षेत्र, वहां पर ये निवास करती है। ये तुर्की भाषा वाले समुदाय होते हैं और मोस्टली ये कजाकिस्तान, वो किर्गिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके किर्गिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोशोषित मृत्यु दर क्या होती है? अधोशोषित मृत्यु दर यानी क्रूड डेथ रेट, यानी किसी भी क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति जो है 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या पर होने वाले कुल मृत्यु की संख्या को ये प्रदर्शित करता है। इसे CDR बराबर D/P मल्टीप्लाई 1000 में जो है वो व्यक्त किया जाता है। डी का मतलब होता है टोटल जो कितने डेथ हुई हैं, उसके बाद में पी जो है उनका ईयर्स है। तो ये मृत्यु दर का सामान्य माप माना जाता है। तो राइट आंसर अब अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर किसी विशेष वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या यहाँ पर आपके हो जाएगा राइट आंसर ए वाला। ठीक है, तो अधोशोषित मृत्यु दर ही पूछा था, बिल्कुल, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था।
और 2001 में कितना था, तो कंपैरिजन करके अगर पूछ ले तो 2001 में ये 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना गया था, लेकिन 2011 में 382 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या तात्पर्य होता है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर यानी कि किसी भी जनसंख्या में एक निश्चित अवधि के दौरान जो भी जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर पाया जाता है वो आपके प्राकृतिक वृद्धि दर को दर्शाता है। तो यानी कि अगर इसमें कहें कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर यह व्यक्त किया जाता है, तो राइट आंसर जन्म और मृत्यु दर के बीच का डिफरेंस जो होता है वो आपके प्राकृतिक वृद्धि दर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात क्या होता है। तो लिंगानुपात किसी क्षेत्र की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या में जो तुलना में मापन किया जाता है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उनकी संख्या डिसाइड करना, ये होता है आपका लिंगानुपात। प्रति 100 पुरुष पर स्त्री की, प्रति 10,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यहाँ पर होगी। राइट आंसर यहाँ पर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका रही है। तो सरकार जो है वो परिवार नियोजन सेवाएं लाई हैं, बुनियादी ढांचे, गर्भ निरोधक जो है दवाइयां हैं वो उपलब्ध करवाती है, साथ ही जो आपकी जो भी प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जो भी कार्यक्रम है वो चलाती है, जागरूकता बढ़ाती है ना। तो प्रजनन स्वास्थ्य और शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करना, उसी के साथ में सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए सहायक वातावरण बनाना, परिवार नियोजन सेवाओं हेतु धन उपलब्ध कराना, तो सारी चीजें ही करती हैं, बिल्कुल धन भी उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो HDI रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिसे UNDP कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक जो अगर देखें विकास को तो 3 इसके आयाम होते हैं, एक दीर्घ और जीवन स्वस्थ जीवन होता है, दूसरा शिक्षा और तीसरा जो भी सम्मानजनक जीवन होता है उसको मापता है। तो ये UNDP वार्षिक प्रतिवेदन से प्रकाशित करता है। इसके आधार पर देशों में जो भी रैंकिंग है वो निर्धारित की जाती है। तो HDI रिपोर्ट जो है वो आपके UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, तो ये आपके 2004 में, ऑप्शन नंबर 4 तो कहाँ है, 2004 में, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 14 अगस्त 2004 में इसका जो है वो स्थापना की गई थी। बाद में से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रशिक्षण, शोध और जो भी इसकी क्षमता स्वायत्ता थी उसको दर्ज किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर डी करेक्ट आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की स्थापना। रेखाओं और आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। रेखाओं और आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए क्या अनिवार्य होता है। तो किसी भी मानचित्र को वास्तविक क्षेत्र की रेखाओं और आकृतियों का सटीक प्रतिनिधित्व माना जाए, इसके लिए आपको मानचित्र मापनी का प्रयोग किया जाएगा। मानचित्र स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वास्तविक दूरी और अनुपात को जो है वो दर्शाता है। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो आपकी दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, इसके बाद में अफ्रीका से और एशिया से गुजरती है ना। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, भूमध्य रेखा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है और ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो ये आपका राइट आंसर अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से होकर के आपकी कौन सी रेखा गुजरेगी, आपकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और अफ्रीका भी, अफ्रीका इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अफ्रीका से तो तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बड़े पैमाने के मानचित्र किसी बड़े क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी दर्शाते हैं, जैसे स्थलाकृति हो गया, आपका मानचित्र हो गया।
तो देखिए, अगर हम कहें कि बड़ा पैमाना छोटे क्षेत्र को विस्तारपूर्वक दर्शाता है, जबकि छोटा पैमाने बड़े पैमाने को कम विवरण के साथ दर्शाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले वाला तो गलत हो जाएगा कि बड़े पैमाने मानचित्र किसी बड़े क्षेत्र में दर्शाते हैं। लघु स्तरीय मानचित्र छोटे क्षेत्रों को बड़े स्तरों के साथ दर्शाते हैं, तो ये वाला भी आपका कौन सा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि जो छोटे क्षेत्र है उसको ये अधिक तरीके से अच्छे से नहीं दर्शा पाते, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर जैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 से 12 किलोमीटर जैसे बड़े पैमानों की श्रेणी में आते हैं, जहां अधिक विस्तार दिखाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर 3 सही है। तो केवल 3 किस में दिया गया है, किस ये रहा ना, केवल 3 ऑप्शन नंबर बी में यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दो आसन समोच्च रेखाओं के बीच की स्थिर ऊर्ध्वाधर दूरी जो है वो क्या कहलाती है? तो दो आसन समोच्च रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है समोच्च रेखा अंतराल कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहा जाता है, और इन समोच्च रेखाओं के बीच की निश्चित ऊंचाई के अंतर को समोच्च रेखा अंतराल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थलाकृतिक मानचित्र पर नदी या धारा को पार करने वाली समोच्च रेखाएं इंगित करती हैं, क्या इंगित करती हैं? देखिए, जब समोच्च रेखाएं नदी को पार करती है तो अचानक बहुत पास पास में तेज ढलान को दर्शाती हैं और वी आकार नीचे की ओर मुड़ता है, तो ये नदी के तीव्र अवरोहण का यानी झरने यानी वाटरफॉल का संकेत देता है। तो इसमें हम देखते हैं एक झरना, ठीक है, तो झरने का संकेत यहां पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एयर फोटोग्राफ किस यंत्र से लिया जाता है? तो एयर फोटोग्राफ जो लिया जाता है वो आपके एरियल कैमरा से लिया जाता है, यानी किसी भी हेलीकॉप्टर में, ड्रोन से जो भी फोटो ली जाती है वो विशेष रूप से डिजाइन किए गए एरियल कैमरा से लिया जाता है, जिसमें ऊंचाई, उसका रिजोल्यूशन कैसा है, उसको किस तरीके से जो है वो सटीक तस्वीरें आए, तो ये एरियल कैमरा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाली सक्रिय संवेदक का उदाहरण माना जाता है? आवेश युग्मित युक्ति उपग्रह फोटोग्राफी या फिर रेडियोमीटर या रडार। देखिए, इसमें अगर हम देखें सुदूर संवेदन में, तो सुदूर संवेदन में सक्रिय संवेदन जो है वो ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करती है, और रडार सबसे सामान्य सक्रिय संवेदक है जो कि बादल हो गया, अंधकार, बारिश जैसी स्थितियों को में भी जो है वो प्रभावी रहता है। तो यहाँ रडार राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण आपका यहाँ पर परिवहन, बैंक, जूते का कारखाना या डेयरी। देखिए, डेयरी जो है वो प्राथमिक यानी सीधे प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन करते हैं, तो कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, वानिकी, ये सारे आपके प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं, यानी डेयरी में पशुओं से दूध प्राप्त करता है और जो कि प्राकृतिक रूप से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए, 100 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आएंगे, बाकी 50 क्वेश्चन जो है वो आपके राजस्थान जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, और राजस्थान जीके की भी सीरीज हमारी चल रही है, वो मॉर्निंग में आती है आपके, और ये ज्योग्राफी का आपके इवनिंग में। तो दोनों आपको देखना है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना हो, और दोनों ही आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको देखना है, रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, मूंगफली से तेल का निष्कर्षण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है? तो ये जो है आपकी मूंगफली से तेल निकालना एक तरीके से प्रसंस्करण प्रक्रिया है, यानी कच्ची मूंगफली को तैयार जो भी खाद्य तेल है उसमें चेंज करना। तो ये आपके कौन से के अंतर्गत आएगा? द्वितीय के अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित आपको करना है, एक तरफ नहर है और एक तरफ किसको जोड़ती हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके कील नहर जो है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पूरे 4 आपको दिख गए।
तो कील नहर एल्ब एस्चुरी और बाल्टिक सागर को जोड़ते हैं, यानी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर जो है वो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। तो सू से सुपीरियर, सू से सू हो गया, ठीक है, नहर है आपकी। तो ये आपके सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। वहीं अगर देखिए पनामा नहर, तो पनामा अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यूरोप एशिया के बीच की दूरी को भी ये कम करती है, तो ये आप मैच कर लीजिएगा ऑप्शन में कौन से में आएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो बहुत इजी सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसकी स्थापना जो है वो वीर सावरकर के सम्मान में 2002 में जो है इसका नाम चेंज किया गया था, मतलब इसका नाम रखा गया था वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नाम से ही ये जाना जाता है। लेकिन 2002 में इसको सम्मान किनको, वीर सावरकर देने के लिए इनका नाम जो है वो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम दिया गया। ये द्वीप का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और सीमा शुल्क हवाई अड्डा माना जाता है, क्योंकि ये आइलैंड है। अंडमान निकोबार द्वीप की जो है कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। भारत के विदेशी व्यापार में किनकी व्यापक हिस्सेदारी है? तो भारत के विदेशी व्यापार में जो है वो किनकी हिस्सेदारी है व्यापक रूप से? तो आप अगर देखें तो भारत के निर्यात में मोस्टली जो है वो ज्वेलरी हो गई, कोई मणि रत्न हो गया, उन उद्योगों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा? डी वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, मणि रत्न और आभूषण दोनों ही, क्योंकि ये क्षेत्र देश के कुल विदेशी व्यापार में बहुत ज्यादा योगदान यहाँ पर होता है। तो ये राइट आंसर आपका डी करेक्ट होगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में जो है वो अपनाया गया था। 2005 में ये जो है वो लागू हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ 2005 होगा। 1997 में अपनाया गया था, लागू 2005 में हुआ था, क्योंकि इसके लिए सदस्य देशों की आवश्यक जो प्रतिशत था उसका समर्थन नहीं था और रूस के अनुमोदन के बाद में ये प्रभावी हो गया। तो राइट आंसर आपके 2005 हो जाएगा। अगर पूछे आपको कि अपनाया कब था, तो 1997 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका में खनिजों के भंडार का जो क्षेत्र है वो है पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का पठार दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर में स्थित है और बहुत ही यहाँ पर एक तरीके से देखें तो विरल आबादी वाला क्षेत्र है। अर्जेंटीना और जो चिली है उस क्षेत्र ये साझा करते हैं। यहाँ पर कोयला, तांबा, तेल, गैस, ये बहुत ज्यादा खनिज यहाँ पर मिल लेते हैं। तो ये खनिजों का आपका भंडार है कौन सा? पैटागोनिया का पठार दक्षिणी अमेरिका में है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य आपके ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा ऑप्शन नंबर किसमें? डी में यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का ओडिशा जो है वो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अबरक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? अबरक उत्पादन के लिए तो देखिए हजीराबाग हो गया, भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में है, नेल्लोर, कालाहांडी। तो अबरक उत्पादन के लिए जो वो प्रसिद्ध नहीं है पूछा है, तो कालाहांडी यहाँ नहीं है। बाकी सारे अबरक के हैं, जैसे नेल्लोर तो आपके कहाँ हो गया? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में हो गया, ठीक है। वहीं कोडरम्मा जो है हजारीबाग है, कोडरम्मा झारखंड में पड़ता है। ये भीलवाड़ा भी आपकी कहाँ है? एक राजस्थान में है, एक झारखंड में है, ठीक है। भीलवाड़ा हो गया, सॉरी हजीराबाग झारखंड में है, राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, ये सारे अबरक के उत्पादक हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। कालाहांडी अबरक के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। एकीकृत कृषि क्या है? देखिए एकीकृत कृषि वो होती है कि विभिन्न फसलों को उगाने और पशुधन को बढ़ाना, यानी कि फसल उत्पादन के साथ साथ में आप बागवानी भी करते हो, आप पशुपालन भी करते हो, मत्स्य पालन भी करते हो, वो होती है एकीकृत फसल। तो विभिन्न फसलों को उगाना और पशुधन को बढ़ावा देना। थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का क्षेत्र जो है वो नहीं है, जहां पर गर्म, शुष्क, ग्रीष्म, नम, हल्की सर्दी होती है।
तो ये आपके कहाँ पर पाई जाती है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में या फिर आपके कैलिफोर्निया में। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर जो है वो आपके भूमध्य सागरीय कृषि का प्रकार नहीं है, मध्य चिली है, दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी भाग है, कैलिफोर्निया है, तीनों है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या नहीं है, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये स्थानांतरित कृषि हो जाएगी। स्थानांतरित कृषि से हर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। यानी पहले क्या होता था कि इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रचलित होती है। और इसमें क्या होता था, वनस्पति को काटकर जलाकर भूमि को साफ किया जाता था, यानी काटो और जलाओ पद्धति इसमें लागू होती थी। तो मिट्टी की जो भी पोषक तत्व है वो उनको ये कम कर देती थी और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मृदा अपरदन का कारण भी बनती थी। तो भूमि कुछ वर्षों के बाद छोड़ दी जाती थी, पहले उगा देते थे फिर छोड़ देते थे, जिसे वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण जो है वो बढ़ता था, अभी इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान रुझान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गन्ने की खेती के बारे में पूछा है कि कौन सा ज्यादा है। तो देखिए गन्ने की खेती में अगर देखें तो ये है आपके नहीं आ पाएगा सारे एक साथ, सॉरी। तो देखिए गन्ने की खेती के बारे में, जब बड़ चिप स्टैंगलिंग को नर्सरी में उगाया जाता है और फिर मुख्य खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है, जो बीज सामग्री की पर्याप्त बचत करती है। तो देखिए जो गन्ने में बड़ चिप विधि होती है उसमें 80% जो है वो बचत कर सकती है ना, और फिर नर्सरी स्वस्थ स्टेलिंग तैयार करती है। तो ये एकदम आपका सही हो जाएगा। जब पौधे का सीधा रोपण किया जाता है तो कई कलियों और पौधों की तुलना में एकल कली वाले पौधों का अंकुरण प्रतिशत बेहतर होता है। तो देखिए इसमें आप अगर कहें कि ऐसा कई कलियों में पौधों की तुलना में अंकुरित प्रतिशत होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यदि खराब मौसम की स्थिति उत्पन्न हो तो पौधे सीधे रोपे जाएं, उन्हों एकल कली वाले पौधों की तुलना में बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। गन्ने की खेती के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार अवशेषों का उपयोग करके भी की जा सकती है, ये कर सकते हैं, है ना। यानी उत्तक संवर्धन के द्वारा गुणवत्तापूर्ण जो पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखें एक वाला हमारा सही था, तो 1 और 4 यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गन्ने की कृषि के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तो कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने वाला जो क्षेत्र है वो है कपड़ा। भैया कपड़ों का तो क्या ही कहना, कपड़ा उद्योग भारत में कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कपड़ा मतलब क्षेत्र है। और जिसमें बहुत ज्यादा कई संगठित असंगठित दोनों प्रकार की इकाइयां इसमें शामिल होती हैं। यानी भारत में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, कपास में है, रेशम हो गया, वस्त्र निर्माण इसमें मुख्य रूप से प्रमुख देशों के साथ ही शामिल होता है। तो कपड़ा जो है, किसी को कुछ नहीं करना, कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाओ भैया, है ना। आपको नहीं खोलनी है, आपको नौकरी लगना है। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया जो है वो आपके ओटाई, बुनकरी, बुनना या फिर कताई, बिल्कुल कताई कहलाती है। कि आप कताई के द्वारा रेशे जो होते हैं फाइबर के, उनको खींचकर मोड़ा जाता है ताकि एक साथ जो आकर है धागे एक साथ मिल सके, तो ये कताई होती है। कताई के बाद बुनाई होती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यहां पर पूछा है। तो सूती वस्त्र कृषि आधारित, खाद्य तेल, चीनी, कागज। कागज जो है वो कृषि आधारित क्षेत्र नहीं आता है। वस्त्र, सूती वस्त्र हो गया, चीनी उद्योग, खाद्य तेल हो गए, ये सारे आपके कच्चा माल से सीधे कृषि से प्राप्त किए जाते हैं। कागज उद्योग मुख्यतः लकड़ी, बांस और जो भी कोई अपशिष्ट गुदा होता है तो उससे ये तैयार किया जाता है। कृषि क्षेत्र का इसमें कोई उत्पादन नहीं होता। तो राइट आंसर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब में। तो देखिए मैंने आपके जीके वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें मैंने करवाया था, जो चंबल रिवर है उसके ऊपर जो बांध बने हुए हैं उनको। तो राणा प्रताप सागर जो परियोजना है वास्तव में राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, पंजाब की नहीं है।
तो ये वाला गलत आपका हो जाएगा। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की एकदम सही है ना। ये जो चंबल नदी ये राणा प्रताप सागर है, ये है कहाँ पर, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो ये रावत भाटा कोटा के पास में है, ये आपको ध्यान में रखना है राणा प्रताप। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा की है, एकदम सही है। माही बजाज परियोजना गुजरात राजस्थान की, ये भी करवाया था, तो गलत पूछा है तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान फीडर की लंबाई अगर देखें तो लगभग 204 किलोमीटर है। यानी ये हैरी के बैराज जो कि सतलुज व्यास वाला संगम है, वहां से स्टार्ट होती है और हनुमानगढ़ के मसी ताला वाली हेड तक जाती है। तो लगभग अगर देखें तो इसमें 204 किलोमीटर है, यानी कि 170 किलोमीटर पंजाब हरियाणा में और 34 किलोमीटर जो है ये राजस्थान में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में पूछे तो 34 किलोमीटर है और 170 जो है वो आपके पंजाब और हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है 1:50,000 के मापक वाले स्थलाकृतिक मानचित्र पर प्रत्येक शीट का माप जो है वो होता है, कितना होता है, क्या होता है। तो सर्वे के हिसाब से अगर देखें तो इसमें 1:50,000 मापक वाले स्थलाकृतिक मानचित्र पर प्रत्येक शीट का माप जो है वो 15 मिनट मल्टीप्लाई 15 मिनट देशांतर, डिग्री है भैया, मिनट नहीं है। 15 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री देशांतर के बीच में, ये मिनट वाला साइन यहाँ आ गया है, ये डिग्री है एग्जैक्टली, है ना। तो डिग्री नहीं होगा यार, डिग्री थोड़ी होगा, डिग्री तो इसमें है। हाँ, 15 मिनट अक्षांश से 15 मिनट देशांतर के बीच में, यानी कि भारत में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी मापक है, ये आपके 1:50,000 स्थलाकृतिक मानचित्र की प्रत्येक शीट का माप है 15 मिनट से 15 अक्षांश मिनट से 15 अक्षांश देशांतर मिनट के बीच में। ठीक है, तो ये सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मिनट का ही साइन है। किस क्षेत्र के उच्चावच भूगर्भीय जलवायु और मृदा संबंधी तत्वों को दर्शाया जाता है, तो ये यहाँ पर किसको दर्शाया जाता है, आर्थिक मानचित्रों में, सांस्कृतिक मानचित्रों से, राजनीतिक मानचित्रों, भौतिक मानचित्रों। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी उच्चावच हो गए, जलवायु संबंधी हो गए, मृदा हो गए, भौतिक स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा था, तो भौतिक मानचित्र में इनको दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर है भौतिक मानचित्र आपके ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मानचित्र गतिदर्शी मानचित्र कहलाता है। देखिए, ये जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है ना, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है और या इसमें आपके मार्क्स 100% मैं कह रही हूँ आपको, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ेंगे आपको डेफिनेटली आपके आंसर सही होंगे। तो थोड़े से अच्छे से इनको पढ़ लेना है आपको, है ना। तो कौन सा मानचित्र गतिदर्शी मानचित्र कहलाता है, तो गतिदर्शी मानचित्र जो है वो प्रवाह संचित्र कहलाता है। यानी जनसंख्या, व्यापार, परिवहन, संसाधन, इनकी प्रवाह की दिशा, इनकी मात्रा, रेखा, तीरों के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। तो ये गतिशील आंकड़ों को प्रदर्शित करती है, इसलिए गतिदर्शी मानचित्र कहलाती है प्रवाह संचित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस आरेख का यूज करके किसी एक चर के आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी आरेख का यूज करके एक चर के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए मिश्रित दंड आरेख, बहुदंड आरेख, वृत्त आरेख या साधारण दंड आरेख। तो ये सिंपल बार डायग्राम होता है, इसके द्वारा एक ही चर के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रत्येक जो मान है उसको दर्शाने के लिए समान चौड़ाई वाले जो है ये दर्शाए जाते हैं। तो ये आपके सिंपल बार डायग्राम साधारण दंड आरेख यहाँ पर हो जाएगा। भौतिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भौतिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है जो भी प्राकृतिक घटनाएं और संसाधन उनका अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है आंतरिक ग्रहों का अर्थ क्या होता है। देखिए, ये आपके आंतरिक ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। यानी कि जो ग्रह सूर्य और जो भी क्षुद्र पट्टी होती है उसके बीच में होता है, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया। स्टार्टिंग के 4 ग्रह है ना, ये आंतरिक ग्रह हैं, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्योंकि इनकी संरचना चट्टानी होती है इसलिए स्थलीय ग्रह ये कहे जाते हैं। इसके विपरीत जो अगले आ गए आपके बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, तो ये गैसीय ग्रह हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके आंतरिक ग्रह का अर्थ होता है आपके कौन सा, सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं। और उसके बाद में जो ग्रह बचते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके गैसीय ग्रह हैं। तो गैसीय ग्रह का भी क्वेश्चन आए तो आपको कर देना है। बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है बैथोलिथ, लेकोलिथ और लेपोलिथ तथा फेकोलिथ संबंधित हैं।
किससे संबंधित हैं ये? आपके बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, ये जो है वो संबंधित है आपके गुरुत्वाकर्षण बल से, नदी से, भूकंप से या ज्वालामुखी से। देखिए ये ज्वालामुखी आकृतियां हैं, स्थलाकृतियां हैं आपकी सारी, बैथोलिथ, लेपोलिथ, ये सारी जो है वो आपके इग्नियस जो इंट्रूजन होता है उनके अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो मैग्मा पृथ्वी की जो परपटी है उसके भीतर ही ठंडा होकर जमता है, तो ये ज्वालामुखी आकृतियां बनती हैं। बैथोलिथ बहुत ही ज्यादा विशाल ठोस द्रव्यमान होता है। लेकोलिथ जो है वो गुंबदाकार संरचना का होता है। लेपोलिथ जो है वो तस्रीनुमा आकृति का होता है। इनकी आकृतियां भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान से करने हैं। सारे के सारे एनसीईआरटी में एग्जैक्टली दिए गए हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप डेफिनेटली इनको कर पाएंगे। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्का पिंड जो है वो जल जाते हैं? तो वो कौन सी हो जाएगी? मध्य मंडल। मध्य मंडल वो परत होती है जहां पर उल्का पिंड जो होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय क्या कर देंगे? जल जाते हैं। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती हैं? अब देखिए यहां लंबी चालीसा दे दिया, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो रोरिंग 40s ही होती हैं, बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। 40 डिग्री पछुआ पवने के द्वारा पछुआ पवने होती हैं, 40 डिग्री अक्षांशों के बाद आसपास ये प्रभावित होती हैं। तो इसको जो है वो हिंद महासागर में तेजी से ये पार करती हैं। तो अगर हम इसको कहें तो आपके महासागर यहां से पूछा है तो हिंद महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण जल चक्र में शामिल नहीं है? तो कौन सा चरण जो है वो आपके जल चक्र में शामिल नहीं है? तो ये आपका वाष्पीकरण आता है, बिल्कुल आता है, वर्षण भी आता है, संघनन भी आता है, तीनों आते हैं। जल योजन नहीं आता। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, भूमिगत प्रवाह, ये सारी प्रक्रियाएं जल चक्र में शामिल होती हैं, जबकि हाइड्रेशन जो होता है वो जल चक्र का भाग नहीं होता। शरीर में जो आप बॉडी में जो भी लिक्विड चीजें लेती हैं उनकी पूर्ति करता है। तो ये जल योजन मतलब हाइड्रेशन। आप हिंदी में नहीं समझ में आए तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, आप उसको कर लीजिएगा। भूमंडलीय ऊष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर ए में आपके दिया गया है। इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन को निपटाने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है इसके द्वारा होती है। 1992 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? रियो डी जनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसको अपनाया गया था और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में इसमें कमी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार प्रदान ये करती है। तो यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट आंसर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? लवणता के समुद्री जल की सतह पर लवणता बहुत अधिक स्थिर होती है, तो ये तो सही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। समुद्री जल की गहराई पर लवणता सतह से बहुत भिन्न होती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता इसकी घनत्व, बिल्कुल एकदम सही है। यानी लवणता समुद्री जल से जो भी घुले लवणे हैं उनकी कुल मात्रा जिसे प्रति 1000 पीपीटी में व्यक्त करते हैं, लवणता को पीपीटी में करते हैं ना। जैसे मृत सागर बहुत लवणीय है, अभी हमने देखा था, यानी उस पे तैरते हैं तो सतह पर जो लवणता होती है उसको पीपीटी में मेजर किया जाता है। और सतह पर लवणता वाष्पीकरण, वर्षा, जो भी बर्फ पिघलती है नदी का जल के कारण, ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर सही होगा कि जल की बढ़ती लवणता इसके घनत्व को भी बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन है, ये कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। तो साइकोलॉजी वाला वो आ गया कि आप मुझे एक बच्चा दीजिए, मैं उसको जैसा चाहो वैसा बना सकता हूं। तो वो इसमें यहाँ ज्योग्राफी में भी आ गया। तो कहा जा रहा है कि ये किसके द्वारा कहा गया था? देखिए ये बात कही गई थी जर्मनी के एक वैज्ञानिक दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। ठीक है, इमैनुअल कांट ने, जो है यहाँ कांट लिखा हुआ है, कांट ने कहा था, निहारिका जो नेबुलर हाइपोथेसिस हुई थी उसके द्वारा कि ग्रहों और पृथ्वी के निर्माण की व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की और कहा कि ब्रह्मांडीय जो भी पदार्थ है उनके संकुचन और घूर्णन से ग्रह और सौरमंडल का निर्माण संभव है। तो ये कहा था मुझे पदार्थों में तुम्हें दिखाऊंगा कि पृथ्वी कैसे बनती है। तो ये जो आपके निहारिका परिकल्पना सिद्धांत है कांट के द्वारा दिया गया था, उन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है,
गुटेनबर्ग असमानता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच में पाई जाती है? तो गुटेनबर्ग असमानता जो है वो मेंटल और बाह्य कोड के बीच में पाई जाती है। हमने मोहो देखा था। दूसरी आगे आपके गुटेनबर्ग, तो ये पृथ्वी की जो मेंटल है और जो बाह्य कोड है उसके बीच में पाई जाती है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और मेंटल का हमने देखा था 2900 किलोमीटर की गहराई पर ये पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपके डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की कोर को माना गया है। तो पृथ्वी की कोर को क्या माना गया है? तरल ज्वारीय परिकल्पना, गैसीय, ठोस या कोई भी नहीं। बिल्कुल देखें यहां पर अगर हम देखें तो ठोस माना गया है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल छोटे छोटे ठोस ग्रहाणुओं के संयोजन से बना है। तो ठोस कण आपस में टकराकर एक बड़े पिंड के रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो राइट आंसर यहां पर आपके सी हो जाएगा कि उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना पृथ्वी के कोर में ठोस पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो राइट आंसर अगर हम देखें आकार के हिसाब से तो सबसे बड़ा आपका एशिया हो जाएगा, फिर अफ्रीका हो जाएगा, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद करना है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये भैया एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है, विशाल आकार है, बहुत सारी भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो महाद्वीपों का महाद्वीप इसे कहा जाता है एशिया को। विषमताओं का महाद्वीप भी एशिया को ही कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता पाई जाती है। तो ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडल का घनत्व जो है बढ़ने से घटता है। तो ये एकदम सही है, विभिन्नता आती है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर अधिकतम पाया जाता है। तो बिल्कुल समुद्र तल पर वायुदाब और वायु की जो सघनता है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है। देखिए ये चीज एकदम गलत हो जाएगी, क्योंकि समुद्र तल पर घनत्व जो होता है वो न्यूनतम होता है, बल्कि न्यूनतम नहीं होता, अधिकतम होता है। तो यहाँ पर सबसे कम दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्षोभ मंडल सबसे सघन और बाह्य जो परत है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आपके ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। ए और बी ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिए गए हैं। तो ये थे 100 क्वेश्चन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आए हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन PYQs हैं और मोस्टली क्वेश्चन NCERT से लिए गए हैं। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और रोज आपको वीडियो देखने हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।